नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के आर मांडिया में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी के दो वीडियो जारी किए थे। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जारी किए थे। आज हम लेंगे इसका पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड में लेंगे हम मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रौद्योगिकी। तो इसमें हम क्या क्या लेंगे वो चीजें बता देता हूँ मैं आपको। इसमें न्यूटन की गति का तीसरा नियम, मैक संख्या, अब्दुल कलाम सर का योगदान, और भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम था उसको लेंगे। इसके अलावा जो इनमें जो फ्यूल यूज होता है, ईंधन, और जो इनके जो इंजन के टाइप्स हैं वो लेंगे। और भारत की प्रमुख जो मिसाइल हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी लेते हैं। थ्योरी का मतलब मिसाइलें और जो रॉकेट है वो कौन से सिस्टम पर काम करता है, कौन सी थ्योरी है, फिजिक्स की कौन सा सिद्धांत है जिसके ऊपर ये कार्य करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम। पहला है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया का मतलब ये होता है, उदाहरण में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये दीवार है, इस दीवार पर मैं बल लगा रहा हूँ, तो ये दीवार भी मेरे ऊपर उतना ही बल लगा रही है। अब जब तक दीवार का बल ज्यादा होगा या मेरे हाथ के बल के बराबर होगा, तब तक दीवार खड़ी रहेगी। अगर मेरे हाथ का बल ज्यादा हो गया दीवार के बल से, तो दीवार गिर जाएगी। यह है न्यूटन के तीसरा नियम, क्रिया की प्रतिक्रिया। मतलब अपन किसी चीज पर क्रिया करते हैं तो रिवर्स होकर के वहां से भी बल लगता है। अब इसका मिसाइल सिस्टम और रॉकेट टेक्नोलॉजी जो भी है उसमें क्या यूज होता है। देखो, ये चीज है, ये मिसाइल है, और मिसाइल में यहाँ पर है ना, मिसाइल में वो इसका फ्यूल भरा रहता है, फ्यूल, ईंधन। अब ये ईंधन जब जलता है ना, जलता है तो यहाँ से गैस से उत्सर्जित करता है। ये गैस से, ये जो छिद्र है ना, होल, इससे गैसें तेज गति से बाहर निकलती हैं। तेज गति से बाहर निकलेंगी तो ये बाहर निकलते टाइम अपने पीछे की ओर बल लगाती हैं। जब ये बाहर निकलेंगी तो पीछे की ओर बल लगाते हैं। ये तो हो गई क्रिया, और ये हो गई प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया में रॉकेट को फिर थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट प्रदान करती है। थ्रस्ट का मतलब ये इसको प्रक्षेपण प्रदान करती है, ये ऊपर की तरफ गति करता है। दोबारा देख लो एक बार, जो ये फ्यूल होता है, ये फ्यूल इसमें जलता है। जल करके एक जो ये छोटा होल होता है, ये होल जितना छोटा होगा गति उतनी ज्यादा होगी। उच्च ताप और उस दाब पर जो गैसें निकलती है यहाँ से, उनका दाब बहुत ज्यादा होता है। और जब जब ये बाहर निकलती हैं तो बाहर निकलने के टाइम पर अपने पीछे की तरफ बल लगाती हैं। तो बाहर निकलने वाली तो हो गई क्रिया, और ये हो गई प्रतिक्रिया। तो जो रॉकेट प्रौद्योगिकी, चाहे मिसाइल सिस्टम हो या अपना इसरो के जो इंजन है, पीएसएलवी, जीएसएलवी और एएसएलवी वगैरह जो भी इंजन है, वो इसी बेसिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया पर। इसमें एक नियम और है दोस्तों, वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण। देखो, संवेग का मतलब क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, v। संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग का संरक्षण रहेगा, मतलब मिसाइल शुरू में छोड़ दी जाएगी और लास्ट तक लक्ष्य पर गिरेगी, वहां तक इसका जो संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा। कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। शुरू में संवेग का मतलब है द्रव्यमान इंटू वेग। शुरू में देखो, द्रव्यमान मिसाइल का ज्यादा होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा शुरू में, तो वेग उसका कम होगा। समझ रहे हो?
अब जैसे जैसे मिसाइल में जो फ्यूल है वो जलेगा, जलने के बाद में है ना ये द्रव्यमान कम होता जाएगा, जैसे जैसे द्रव्यमान कम होता जाएगा वेग बढ़ता जाएगा। तो ये संवेग है ना वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर। संवेग कांस्टेंट रहेगा। एक बार दोबारा देख लो इस चीज को। संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेग। और शुरू में जो संवेग रहेगा वो कैसा रहेगा, द्रव्यमान मिसाइल का ज्यादा रहेगा। मिसाइल का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो वेग कम होगा। जैसे जैसे मिसाइल में फ्यूल जलेगा उसका द्रव्यमान कम होता जाएगा और उसी अनुपात में वेग बढ़ता जाएगा। तो दोनों का जो गुणा है, मल्टीप्लाई है, वो स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये तो हो गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत और न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अब इसमें एक चीज और आती है दोस्तों, जो मैक संख्या है ना, आपने सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइलों के बारे में सुना होगा। तो ये चीजें है क्या? देखो ये चीजें डिसाइड होती है मैक संख्या के आधार पर। मैक संख्या क्या है? जो एयरक्राफ्ट हैं और मिसाइल हैं उनकी गति मैक में नापी जाती है। मैक का मतलब क्या है? मैक का मतलब ये होता है कि कोई भी माध्यम हो, उस माध्यम में उस वस्तु की गति बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में वस्तु की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल अपन एटमॉस्फेयर में लेंगे, वायुमंडल में वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। एटमॉस्फेयर में जो उसकी साउंड की जो गति है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। मैक संख्या का मतलब होता है किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। अब देखो इसी के मैक संख्या के आधार पर तीन तीन प्रकार की होती है ये, मिसाइल हो या विमान हो कोई से भी। अगर मैक संख्या का मान 1 से कम है तो इसको बोलते हैं सबसोनिक। एक होता है सुपरसोनिक। इसकी मैक संख्या होती है 1 से 5 तक। और एक होता है हाइपरसोनिक। 5 से ऊपर होती है इसकी मैक संख्या, 5 से ज्यादा। तो एटमॉस्फेयर का जो वायुमंडल में ध्वनि की गति है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। मैक संख्या का मतलब होता है किसी माध्यम में वस्तु की चाल और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है ना, उसको मैक संख्या बोलते हैं। और इस मैक संख्या के बेसिस पर ही जो वायुयान या मिसाइल है उसकी गति नापते हैं, इसी में नापते हैं मैक संख्या में। अब देखो इसके बेसिस पर तीन प्रकार की होती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक की गति है वो मैक संख्या 1 से कम होती है, मतलब ध्वनि की गति से कम होती है। सुपरसोनिक होती है वो 1 से 5 मैक तक होती है, मतलब ध्वनि की चाल के बराबर या ध्वनि की चाल से 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना तक। ये होती है सुपरसोनिक। और हाइपरसोनिक होती है ना वो 5 मैक से ज्यादा की जो होती है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। अब देखते हैं आगे।
मिसाइलों में फ्यूल कौन सा यूज होता है? फ्यूल का मतलब ईंधन। देखो, चाहे मिसाइल हो या इसरो के जो रॉकेट हैं, उपग्रह प्रक्षेपण यान, उनमें भी यही ईंधन यूज होते हैं। तो पहला तो है ठोस ईंधन। सॉलिड फ्यूल। एक होता है तरल ईंधन। और एक होता है ये क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक फ्यूल। ठोस ईंधन में लेते हैं हम, एक तो होता है HTPB। इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। और इसमें ये तो होता है ईंधन। और एक होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक होता है इसमें अमोनियम परक्लोरेट। अमोनियम परक्लोरेट, ये हो गया ऑक्सीकारक। ठोस ईंधन HTPB, ऑक्सीकारक अमोनियम परक्लोरेट। एक होता है तरल ईंधन। तरल ईंधन में आता है दोस्तों UDMH। ये तो हो गया ईंधन। और इसमें ऑक्सीकारक जो यूज होगा वो होगा ऑक्सीकारक N2O4, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। UDMH का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन ईंधन। और ऑक्सीकारक यूज होता है N2O4, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और क्रायोजेनिक फ्यूल है ना, देखो क्रायोजेनिक शब्द है ना, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है निम्न तापिकी। निम्न तापिकी का अर्थ है ऐसा विज्ञान जिसमें 0 डिग्री से नीचे का जो तापमान है उसका अध्ययन किया जाता है, उसको क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। तो क्रायोजेनिक्स में क्या होगा, इसमें जो ईंधन है ना, फ्यूल, वो तो होगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन भी कैसा होगा, लिक्विड। तो हाइड्रोजन तो गैस है, लिक्विड कैसे होगा, तो इसको क्या है, ठंडा करते हैं। -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हाइड्रोजन को ठंडा करते हैं तो ये तरल में बदल जाता है। ये क्रायोजेनिक इंजन है। इसमें वो ईंधन फ्यूल है, वो लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। तरल ईंधन, हाइड्रोजन गैस है, इसलिए इसको -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं तो ये लिक्विड में बदल जाता है। सबसे पहली चीज। इसके बाद देखते हैं इसमें ऑक्सीकारक यूज होता है तरल ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होती है, अतः इसको लिक्विड करने के लिए क्या करेंगे, -183 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे। ये हो गए, ये इसका ऑक्सीकारक हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, ठोस ईंधन HTPB और ऑक्सीकारक है इसमें अमोनियम परक्लोरेट। HTPB का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइईन। और तरल ईंधन में लेंगे हम UDMH। UDMH का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। और ऑक्सीकारक लेंगे इसमें N2O4, अमोनियम परक्लोरेट। और क्रायोजेनिक लास्ट में लेंगे क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक फ्यूल में आता है ईंधन। ईंधन में तो लेते हैं हाइड्रोजन यूज, लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन क्या करती है, ये लिक्विड कैसे बनेगी, -250 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर इसको ठंडा करेंगे तो ये तरल में बदल जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। और ऑक्सीकारक के लिए लेते हैं इसमें ऑक्सीजन, वो भी लिक्विड। लिक्विड कैसे होगी,
183 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको ठंडा करते हैं तो ये लिक्विड में बदल जाएगी। ये हो गए इनके फ्यूल। अब देखते हैं आगे। फ्यूल के बाद में देखते हैं हम इंजन। लिक्विड इंजन है ना, तरल पे बेस जो भी बताए थे उनमें इंजन। देखो आपने रामजेट, टर्बोजेट और स्क्रैमजेट के नाम सुने होंगे। ये चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं हम टर्बोजेट इंजन। एक होता है रामजेट और एक होता है स्क्रैमजेट। टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट की आवश्यकता क्यों पड़ी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो मिसाइल है ना, मिसाइल हो या प्रक्षेपण यान हो, उनमें क्या है, फ्यूल जो यूज करते हैं उनका वजन हो जाता है। तो उस वजन से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, ये जो टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन है ना, अपने अभी बात की थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले फ्यूल की। तो उसमें हाइड्रोजन तो ये पहले से भर देते हैं, बाकी जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो वायुमंडल है ना, एटमॉस्फेयर, उसी में से ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। ये टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट ऑक्सीकारक के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसको सीधे वायुमंडल से ही ग्रहण करते हैं। इनको बोलते हैं टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन। अब इनमें अंतर देख लो, थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है। टर्बोजेट इंजन है ना, उसकी गति 1 मैक से कम होगी। एक मैक से कम। रामजेट इंजन है ना, रामजेट इंजन में इसकी जो गति है वो 1 से 3 मैक होगी। और स्क्रैमजेट है उसमें 5 मैक से अधिक होती है इसकी गति। टर्बोजेट इंजन की गति होती है 1 मैक से कम, इसकी गति होती है 1 से 3 मैक, और स्क्रैमजेट की गति होती है 5 मैक से अधिक। ऑक्सीजन तीनों ही इंजन वायुमंडल से ग्रहण करेंगे। तो टर्बोजेट जो यूज हुआ है उसको देखते हैं हम। भारत की निर्भय मिसाइल है ना, उसमें टर्बोजेट इंजन यूज है। और रामजेट इंजन है वो ब्रह्मोस मिसाइल में यूज किया गया है। और जो ब्रह्मोस 2 है उसमें स्क्रैमजेट इंजन यूज हुआ है। इनका अंतर एक बार वापस देख लो। जो लिक्विड बेस इंजन है ना, उनमें ऑक्सीजन का जो भार कम करने के लिए ऑक्सीजन ये सीधे ही एटमॉस्फेयर से ग्रहण करते हैं। तो इसके बेसिस पर 3 प्रकार के इंजन होते हैं, टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट। टर्बोजेट का मतलब होता है इनकी गति है वो 1 मैक से कम होती है। उदाहरण है इसका निर्भय मिसाइल। मतलब ये सबसोनिक श्रेणी के होते हैं। दूसरा है रामजेट। रामजेट की गति होती है 1 से 3 मैक तक। इससे ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ब्रह्मोस का मूल वर्जन इसमें यूज किया गया है। इसको मिसाइलों के आगे बात करेंगे हम, प्रत्येक मिसाइल के बारे में जानेंगे, ब्रह्मोस, आकाश, अग्नि जो भी है। इसके अलावा स्क्रैमजेट होता है। स्क्रैमजेट की गति है वो 5 मैक से अधिक होती है, और इसका उदाहरण है ब्रह्मोस 2। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे भारतीय मिसाइल विकास कार्यक्रम। भारतीय मिसाइल विकास कार्यक्रम जुलाई 1983 में, जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी ने एक कार्यक्रम चलाया था मिसाइलों के विकास के लिए।
वो कार्यक्रम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है भाई साहब, 1983 वाला। कब चला था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम कब चला था? 1983 में। तो इसको हिंदी में करेंगे समन्वित निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। इसके नाम में इसका मतलब है, समन्वित का मतलब होता है सभी प्रकार की मिसाइलें। सभी प्रकार की मिसाइलों का विकास, चाहे वो लंबी दूरी की हो चाहे कम दूरी की हो, सभी प्रकार की, मतलब समन्वित का मतलब सभी प्रकार की मिसाइलों का विकास 1983 में चला था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब इसमें है ना, इसमें प्रमुख जो योगदान था मिसाइलों के विकास में, वो अपने सर एपीजे अब्दुल कलाम सर का था। एपीजे अब्दुल कलाम। अब उनके बारे में, कलाम सर के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, क्योंकि कलाम सर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। या तो उनकी कुछ बुक्स पूछ ली जाती है, या फिर उनका राष्ट्रपति का पद कब से कब तक रहा, और मिसाइलों के विकास में इनका क्या योगदान रहा। सर अब्दुल कलाम, इनका जन्म 1931 में हुआ था, रामेश्वरम, वर्तमान तमिलनाडु में। अब 1982 में ये डीआरडीओ के प्रमुख बने थे। और अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि डीआरडीओ का कार्य क्या है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मिसाइल है, विमान है, उनकी जो डिजाइन्स है वो तैयार करता है डीआरडीओ। तो ये 1982 में डीआरडीओ के प्रमुख बने थे। और 1983 में आपको पता हो तो भी बताया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। तो मिसाइलों के डेवलपमेंट में इनका प्रमुख योगदान रहा था। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी, त्रिशूल आदि जो भी मिसाइलें हैं, उनके विकास में कलाम सर का योगदान रहा। अब देखते हैं आगे। 1997 में है ना, इनको 2 अवार्ड मिले थे। एक तो भारत रत्न और राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। उन्नीस सौ 97 में भारत रत्न और इंदिरा गांधी पुरस्कार। 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना भारत का पोखरण में, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और 2002 से 2007 तक कलाम सर भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे थे। ये पूछ सकते हैं कुछ भी। और इनका निधन है ना, निधन वो 27 जुलाई
2015 में शिलांग में हो गया था। शिलांग मेघालय की राजधानी, वहां पर IIM में ये कोई लेक्चर देने गए थे। शिलांग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया था। तो ये है कलाम सर के बारे में। जन्म 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु, 1982 में DRDO प्रमुख बने और अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल आदि मिसाइलों के जो विकास है उसमें इनका योगदान रहा। 1997 भारत रत्न और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी इनको मिला था। 2002 से 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे और परमाणु परीक्षण था ना 1998 वाला, उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका निधन हुआ 27 जुलाई 2015 शिलांग मेघालय IIM में। तो ये क्वेश्चन उस टाइम जब इनका निधन हुआ था उस टाइम की एग्जाम में पूछा गया था। और अभी जो जुलाई आने वाला है तो 27 जुलाई को इनकी जो पुण्यतिथि होगी उस पर इनके बारे में पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब है कलाम सर की कुछ बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी और काफी पॉपुलर रही, काफी कंपटीशन में ये बुक्स पूछी भी जाती हैं। तो जो मेन मेन बुक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहली बुक लेते हैं हम, विंग्स ऑफ फायर। दूसरी लेते हैं इग्निटेड माइंड। तीसरी चीज है डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। चौथी बुक है इंडिया 2020। तो इनकी ये कुछ बुक्स हैं, विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड्स, डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स और इंडिया 2020। तो ये इनकी कुछ बुक्स थी। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम। ये तो हो गया बेसिक थोड़ा सा। अब देखेंगे मिसाइलों के प्रकार। मुख्य रूप से तो मिसाइलों के दो प्रकार हैं। एक तो होता है क्रूज और एक होता है बैलिस्टिक। एक होता है क्रूज और एक होता है बैलिस्टिक। तो क्रूज और बैलिस्टिक में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यह है, देखो क्रूज है ना, क्रूज, मान लो ये क्रूज मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल है और ये है इसका टारगेट दुश्मन का। यहां पर इसको विस्फोटक ले जाकर गिराने हैं, समझ रहे हो? तो यहां से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा यहां तक। तो शुरू होने से लेकर जो टारगेट है वहां तक, इसमें ईंधन यूज होता है, फ्यूल। यहां से लेकर यहां तक फ्यूल यूज होता है इसमें, क्रूज मिसाइल में। मुख्य अंतर यही है, अंतर और भी बता दूंगा मैं, लेकिन मुख्य अंतर यही है क्रूज और बैलिस्टिक में कि शुरू से लेकर टारगेट तक फ्यूल या ईंधन का उपयोग होता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका यूज नहीं होता शुरू से लेकर लास्ट तक। ये तो हो गई क्रूज। और अब बैलिस्टिक का बताता हूं मैं आपको। ये बैलिस्टिक मिसाइल है और ये है इसका टारगेट। यहाँ पर अपन को विस्फोटक जो दुश्मन का टारगेट है यहाँ पर अपन को डालना है। तो देखो ये यहां से प्रक्षेपित हुई और यहां तक आ गई, यहां तक। तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल में जो ईंधन है ना, ईंधन फ्यूल, वो यहां तक ही यूज होता है। केवल इसके प्रक्षेपण जो होता है ना, प्रक्षेपण में ही फ्यूल यूज होगा।
जो प्रक्षेपण किया जाता है उसी में फ्यूल यूज होगा। इसके बाद का जो ये गिरती है ना, इसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग होता है। ये जो ग्रेविटी है प्रक्षेपित तो होगी फ्यूल के सहारे और लक्ष्य पर गिरेगी ग्रेविटी के सहारे। ये होता है क्रूज और बैलिस्टिक में मुख्य अंतर। ये चीजें, क्रूज है वो शुरू से लेकर जो टारगेट है लास्ट में उस तक फ्यूल का उपयोग करती है, और ये है बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण से लेकर जो इसकी मैक्सिमम जो ऊंचाई तक जो होती है वहां तक तो ये फ्यूल का यूज करेगी, और इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे गिरेगी लक्ष्य पर। सबसे पहली चीज। दूसरा अंतर यह है कि क्रूज मिसाइलें छोटी होती है अपेक्षाकृत, इनकी रेंज भी कम होती है, और जो लंबी दूर ये होती है लंबी दूरी की, इनकी रेंज ज्यादा होती है। तीसरी चीज है इनमें जनरली जीपीएस का उपयोग किया जाता है, और चौथी चीज है इनको लास्ट तक कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट तक कंट्रोल, इसका मतलब यह है कि लक्ष्य के पास पहुंचने के बाद में भी इनकी दिशा को दूसरी तरफ चेंज किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, और इनमें लास्ट तक कंट्रोल किया जाता है। ये छोटी होती है और इनकी रेंज भी कम होती है। इनमें जो फ्यूल है वो जनरली लिक्विड यूज किया जाता है। इनका फ्यूल है वो सॉलिड होता है, लॉन्ग रेंज होती है, मारक क्षमता ज्यादा होती है। इसके अलावा हाँ, यह हो गया ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, मुख्य रूप से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखते हैं आगे का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे मिसाइलों के प्रकार में एक और आता है, एक मारक क्षमता के आधार पर है ना, मारक क्षमता मतलब इनकी रेंज के अकॉर्डिंग है ना, इनकी और क्लासिफाई और किया गया है इनको। तो सबसे पहले देखते हैं हम ICBM। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हिंदी में बोलते हैं अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। अंतरमहाद्वीपीय का मतलब होता है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वार कर सकती हैं ये। इनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है, 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती हैं इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी होती है लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिसाइल। लंबी दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजी का मतलब होता है सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल। तो इनकी जो रेंज है वो रेंज होती है 3000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक। लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो होती है 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक। फिर आती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल।
इनकी क्षमता होती है 1000 से 3000 किलोमीटर। जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज होती है 1000 से 3000 किलोमीटर। फिर एक होती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी रेंज होती है 1000 किलोमीटर से कम। यह हो गया इनकी मारक क्षमता के आधार पर। मारक क्षमता का मतलब होता है ये इतनी दूर जाकर मार कर सकती हैं, अपने लक्ष्य को भेज सकती हैं। तो ये हो गया, ये बैलिस्टिक ही है, ये मिसाइल है जो लंबी दूरी की, अभी हमने बात की थी ना क्रूज और बैलिस्टिक में, तो बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी रेंज की होती हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी क्षमता होती है, जो रेंज होती है वो 5000 किलोमीटर से अधिक होती है, वो सॉरी 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है। लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी क्षमता होती है 3000 से 5000 किलोमीटर। और फिर होती है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी होती है 1000 से 3000। और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इनकी होती है 1000 किलोमीटर के बाद, 1000 किलोमीटर से कम, सॉरी। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, भारत की प्रमुख जो मिसाइलें हैं उनके बारे में देखेंगे हम। एक क्लासिफिकेशन और है भाई, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन किया है ना हमने, ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लगभग लगभग। एक तो होता है सतह से सतह, इसको हम जमीन से जमीन भी बोल सकते हैं। मतलब इसका यह है कि ये जमीन से जमीन पर वार करती हैं। इनमें आते हैं पृथ्वी, अग्नि, प्रहार, ब्रह्मोस आदि। ये होती है सतह से सतह पर। इसके बाद आती हैं सतह से आकाश में, सतह से आकाश में वार करने वाली, ये होती हैं आकाश और त्रिशूल। ये क्लासिफिकेशन याद कर लेना, ये पूछते हैं एग्जाम में, सतह से आकाश। और फिर एक होती है आकाश से आकाश में, मतलब किसी एयरक्राफ्ट में लगी होती हैं और सामने वाला जो टारगेट होता है वो भी एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में ही होता है। तो ये आकाश से आकाश में वार करती है, वो है अस्त्र। एक होती है पानी से वार की जाने वाली, पानी से जमीन या पानी से आकाश में, तो ये हैं K5, K15 और शौर्य मिसाइल। K15 को सागरिका भी कहते हैं। और ये K5 INS अरिहंत, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है ये INS अरिहंत। अभी सबमरीन जो पनडुब्बी है उसकी नेक्स्ट में बात करेंगे हम, जो भी है। तो इसमें लगाई गई है K5, ये पानी से वार करती हैं, पानी में से। K5, K15 को सागरिका कहते हैं। और शौर्य, ये क्लासिफिकेशन जो किया है वो उसमें से RS में भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार ही। तो सतह से सतह पर वार करने वाली या जमीन से जमीन पर वार करने वाली है पृथ्वी, अग्नि, प्रहार और ब्रह्मोस।
ब्रह्मोस वायु से भी वार करती है। सुखोई 30 में लगा दिया गया है भाई इसको, वो आकाश से जमीन पर भी वार करती है ये ब्रह्मोस। इसको जो सुखोई 30 विमान है ना अपना, सुखोई 30, उसमें लगा दिया गया है इसको ब्रह्मोस को। सतह से आकाश में आकाश और त्रिशूल मिसाइल है। आकाश से आकाश में वार करती है अस्त्र, और पानी से वार की जाने वाली मिसाइलें K5, K15 शौर्य, और ये हाथीर K5 है ना, वो INS अरिहंत में लगाई गई है। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है, स्वदेश निर्मित। और ये K15 है ना, उसको सागरिका भी बोलते हैं। तो ये हो गया तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन। अब देखेंगे हम भारत की जो प्रमुख मिसाइलें हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल के 3 संस्करण हैं, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड और एक है थर्ड। इनकी मारक क्षमता लेते हैं ना, मारक क्षमता पृथ्वी फर्स्ट की है 150 से 250 किलोमीटर तक रेंज। पृथ्वी सेकंड की है 250 किलोमीटर। पृथ्वी सतह से सतह पर वार करती है भाई, सतह से सतह या जमीन से जमीन। और थर्ड है ना, थर्ड की क्षमता है लगभग 350 किलोमीटर की रेंज। और पृथ्वी थर्ड का ही एक नौसैनिक संस्करण हो रहा है, मतलब नौसेना यूज करती है, नौसैनिक संस्करण। पृथ्वी थर्ड का नौसैनिक संस्करण जो नौसेना के यूज के लिए बनाया गया है उसको बोलते हैं धनुष। ये तो हो गया पृथ्वी का। पृथ्वी सतह से सतह पर वार करती है। पृथ्वी के 3 संस्करण हैं, पृथ्वी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पृथ्वी फर्स्ट की क्षमता है 150 से 250 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। सेकंड की क्षमता है 250 किलोमीटर। ये इसकी रेंज है भाई, यहां से लेकर यहां तक हो सकती है। और सेकंड की है 250 किलोमीटर और थर्ड की है 350 किलोमीटर। थर्ड है ना, थर्ड पृथ्वी का जो थर्ड संस्करण है उसका एक नौसेना भी यूज करती है संस्करण, उसको बोलते हैं धनुष। ये हो गया पृथ्वी का। अब देखते हैं अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल सतह से सतह, सतह से सतह पर मार करती है और ये बैलिस्टिक है। बैलिस्टिक और क्रूज का अंतर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अग्नि के अब तक 5 वर्जन इंडिया तैयार कर चुका है, 5 तो अब तक तैयार कर चुका है और 6ठे पर अभी काम चल रहा है। तो अग्नि फर्स्ट है ना, इसकी क्षमता है 750 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक, ये इसकी रेंज है। अग्नि सेकंड की जो क्षमता है वो है 2500 किलोमीटर तक रेंज। अग्नि थर्ड है, थर्ड की क्षमता है 3000 किलोमीटर रेंज, मतलब इतनी दूरी तक ये मार कर सकती है। और जो अग्नि फोर्थ है इसकी रेंज है 3500 से 4000 किलोमीटर। और अग्नि 5 इसकी क्षमता है 5000 किलोमीटर से ज्यादा। 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरकंटिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल।
एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वार कर सकती है। तो अग्नि 5 क्या है? इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। और भारत के मिसाइल मैन तो हैं अब्दुल कलाम सर और मिसाइल पुत्री। इसका जो अग्नि 5 है ना, इसके निर्माण में जो मुख्य योगदान था ना, वो टेसी थॉमस का था। अग्नि 5 के निर्माण में योगदान टेसी थॉमस का था, और टेसी थॉमस को अग्निपुत्री भी बोलते हैं। भारत की अग्निपुत्री टेसी थॉमस हैं, जिनका योगदान था ये अग्नि 5 के निर्माण में। और ये इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। अग्नि 6 पर अभी काम चल रहा है, उसकी क्षमता 6000 या 7000 से किलोमीटर से ऊपर होगी। यह हो गया अग्नि। अब आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं प्रहार। प्रहार मिसाइल है, उसकी रेंज है 150 किलोमीटर। ये भी सतह से सतह ही है भाई। और ये एक विशेषता और है, परमाणु जो विस्फोटक है ना, परमाणु विस्फोटकों को ले जाने में सक्षम है। इसके बाद लेते हैं हम निर्भय। निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल है ना, वो सबसोनिक श्रेणी की है। सबसोनिक का मतलब समझते हो ना, 1 मैक से कम गति। सबसोनिक मिसाइल है निर्भय। और क्रूज है ये। क्रूज और बैलिस्टिक का अंतर मैंने पहले इसलिए बताया था कि आपको समझ में आ जाए। इसकी जो रेंज है ना, रेंज वो 700 से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। तो प्रहार 150 से 150 किलोमीटर रेंज, सतह से सतह, परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम। दूसरी है निर्भय। निर्भय सबसोनिक मिसाइल, और ये क्रूज भी है, और रेंज है इसकी 700 से 1000 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत की जो सबसे चर्चित और लोकप्रिय मिसाइल, अग्नि के बाद में सबसे तेज, और जिससे चाइना भी डरता है, वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस के 2 वर्जन हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल है ना, देखो ये नाम है ना, ब्रह्मोस का नाम, वो नाम जो शब्द है, भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं इसको। भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। तो भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका तो ले लिया इसका ब्रह, और जो रूस की मॉस्कोवा नदी है ना, उसके नाम पर ले लिया इसका मास। तो दोनों को मिलाकर बन गया ब्रह्मोस मिसाइल। तो दोनों देशों की जो नदियां हैं, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है। अब ब्रह्मोस के 2 वर्जन हैं। ब्रह्मोस फर्स्ट, इसकी रेंज या मारक क्षमता होती है 390 किलोमीटर, और ये वायु से भी वार कर सकती है। इसको लगाया गया है सुकोई 30 जो विमान है, उसमें भी इसको लगा दिया गया है। ब्रह्मोस फर्स्ट में है ना, वो रामजेट इंजन का यूज किया गया है। रामजेट इंजन। इसकी गति है ना, गति वो 1 से
3 मैक तक होगी। बरमोस फर्स्ट मिसाइल, रेंज है 390 किलोमीटर, वायु से भी वार किया जा सकता है। सुकोई 30 में इसको जोड़ दिया गया है। गति है 1 से 3 मैक तक। इसमें रामजेट इंजन यूज किया गया है। रामजेट इंजन आपको पहले मैं बता चुका हूं क्या होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करता है कहां से? वायुमंडल से, ऑक्सीकारक। यह हो गया। अब देखो बरमोस 2, जिस पर रूस और इंडिया दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बरमोस 2 है ना, इसकी जो रेंज है फर्स्ट से कम होगी, यह होगी 290 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर। और ये इससे भी फास्ट होगी। इसकी गति होगी 5 से 7 मैक। अभी इस पर काम चल रहा है डीआरडीओ में। 5 से 7 मैक। और इसमें जो इंजन यूज होगा ना, वो होगा स्क्रैमजेट। टर्बोजेट, रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यह हो गया बरमोस का। तो एक बार वापस देख लो। बरमोस मिसाइल का जो नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर लिया गया है। यह क्रूज मिसाइल है। इसके 2 संस्करण हैं, बरमोस फर्स्ट और बरमोस सेकंड। बरमोस फर्स्ट है, उसकी रेंज है 390 किलोमीटर और इसमें रामजेट इंजन यूज हुआ है और गति है 1 से 3 मैक तक। इसके अलावा दूसरा वर्जन है बरमोस सेकंड, जिस पर डीआरडीओ भी काम कर रहा है। इसकी रेंज है 290 किलोमीटर और 5 से 7 मैक है वो इसकी गति है। और इंजन है इसमें स्क्रैमजेट इंजन यूज किया गया है। अब देखते हैं आगे की मिसाइलें। अब देखते हैं आगे। ये तो होगी सतह से सतह वाली। अब देखते हैं हम सतह से आकाश में वार करने वाली। सतह से आकाश में वार करने वाली मिसाइलें। तो इनमें आती है, एक तो है आकाश और एक आती है त्रिशूल। आकाश की रेंज है 25 से 30 किलोमीटर मारक क्षमता या रेंज। और ये त्रिशूल है ना, इसकी है 12 किलोमीटर रेंज। और त्रिशूल है ना, त्रिशूल उसको तीनों सेनाएं यूज करती है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। अब देखो एक मिसाइल और है हवा से हवा में, वो आती है अस्त्र। हवा से हवा में अस्त्र, और अस्त्र की रेंज है 4 किलोमीटर। तो सतह से आकाश में वार करने वाली जो मिसाइलें हैं उन वो 2 हैं। पहली है आकाश और दूसरी है त्रिशूल। आकाश की रेंज है 25 से 30 किलोमीटर और त्रिशूल की जो रेंज है 12 किलोमीटर। और त्रिशूल का एक चीज ध्यान में रखना, ये थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों यूज करती है। हवा से हवा में जो वार करती है वो है अस्त्र मिसाइल। अब देखते हैं आगे। पानी से वार करने वाली मिसाइल। पानी से वार करने वाली मिसाइल कौन कौन सी हैं? तो इनमें है, एक तो है K5। और K5 है ना, इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर के आसपास।
और इसको आपको पता हो तो आईएनएस अरिहंत में लगाया गया है। आईएनएस अरिहंत है ना, ये भारत की स्वदेश निर्मित फर्स्ट परमाणु पनडुब्बी है। तो K5 ये हो गई K5। अब आ जाओ आप, एक होती है K15, K15, इसको सागरिका भी बोलते हैं। एक होती है BO5, एक होती है शौर्य, ये भी पानी में से नौसेना यूज करती है, पानी में से छोड़ी जाती है शौर्य। इसकी गति है ना वो 5 से 6 मैक तक है। हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। गति 5 से 6 मैक तक हाइपरसोनिक मिसाइल है और क्रूज है। अब देखो दोबारा देख लेते हैं, पानी से वार करने वाली, पानी से वार करते हैं। सबसे पहले आते हैं K5। K5 की रेंज है 1500 किलोमीटर और इसको लगाया गया है आईएनएस अरिहंत में। आईएनएस अरिहंत भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है, स्वदेश निर्मित। और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्रा है, जो कि रूस से ली गई थी। समझ रहे हो? सबमेरीन पनडुब्बी की हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे, उसमें सब सबमेरीन को हम शामिल कर लेंगे। दूसरी है K15। K15 को सागरिका भी बोलते हैं। एक है BO5 और एक है शौर्य। गति है शौर्य की 5 से 6 मैक और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका ये नौसेना यूज करती है शौर्य को। इसके बाद में देखते हैं हम 2 मिसाइल हो रहे हैं। एक तो है हेलिना। हेलिना ये हेलीकॉप्टर से वार की जाती है। हेलिना शब्द है ना, हेलिना शब्द वो 2 शब्दों से बना है। हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर, और दूसरा है नाग। हेलिना नाग, इसका मतलब होता है हेलीकॉप्टर पर सवार नाग। समझ रहे हो? हेलिना का मतलब होता है हेलीकॉप्टर पर सवार नाग, हेलीकॉप्टर से दागी जाती है। एक होता है लाहट। इसका मतलब होता है लेजर होमी एंटी टैंक मिसाइल। मतलब ये एक तरह से जो लेजर के द्वारा गाइडेड होती है, और ये लगाई गई है जो भारत का अर्जुन टैंक है ना, अर्जुन टैंक, अर्जुन टैंक में लगाई हुई है। हेलिना हेलीकॉप्टर्स पर सवार नाग, हेलीकॉप्टर से दागी जाती है। दूसरी है लाहट। लाहट का मतलब होता है लेजर होमी एंटी टैंक मिसाइल, और ये अर्जुन टैंक में लगाई गई है। तो दोस्तों आज का ये हो गया मिसाइल कार्यक्रम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हैं, ताकि आने वाले जो भी टॉपिक हैं वो आपको मिलते रहें। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।